जय हिंद साथियों, मैं फिर से आपका ज्ञान संगम में स्वागत करते हैं। और आज एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में सवाल पूछे जा रहे हैं क्षेत्रमिति से सवाल पूछे जा रहे हैं और उसी टॉपिक को आज हम चालू करते हैं। क्षेत्रमिति से हर शिफ्ट में 1-2 सवाल देखने को मिल रहे हैं और उसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए क्षेत्रमिति को आज हम चालू करते हैं। अब देखते हैं क्षेत्रमिति क्या होती है और क्षेत्रमिति से कहाँ कहाँ सवाल पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, उसको आइए हम देखते हैं। देखिएगा क्षेत्रमिति को हम इंग्लिश में मेंसुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन बोलते हैं। पहले आइए जानते हैं मेंसुरेशन क्या होता है। आइए जानते हैं क्षेत्रमिति में क्या किया जाता है, क्षेत्रमिति का यूज काहे लिए किया जाता है। तो क्षेत्रमिति का यूज हम लोग मापन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? मापन के लिए। क्षेत्रमिति का उपयोग मापन के लिए करते हैं। तो मापन में भी किसका मापन करते हैं? तो आइए जानते हैं क्षेत्रमिति में हम मापन का प्रयोग करते हैं। और मापन में किसका प्रयोग करते हैं ये भी जानते हैं। मापन का प्रयोग करते हैं और मापन का प्रयोग किस में करते हैं? देखिएगा, क्षेत्रफल में करते हैं, क्षेत्रफल में करते हैं, आयतन में करते हैं, क्षेत्रफल में करते हैं, आयतन में करते हैं, परिमाप में करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पे करते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पे करते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इत्यादि। देखिएगा, क्षेत्रमिति में आपसे पूछा जाता है क्षेत्रमिति में हम क्या करते हैं। तो क्षेत्रमिति का उपयोग हम लोग मापन के लिए करते हैं। मापन में किसका उपयोग? क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इत्यादि आदि का हम लोग क्या करते हैं? मापन करते हैं। आइए हम जानते हैं ये कि क्षेत्रमिति में हम लोग कौन कौन से पार्ट पढ़ते हैं। क्षेत्रमिति में आपने सुना होगा कि 2D पढ़ते हैं और 3D पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं 2D क्या होता है और 3D क्या होता है, उसके बाद एक एक को स्टार्ट करते हैं। तो क्षेत्रमिति में सबसे पहले आपसे कोई पूछता है कि क्षेत्रमिति होता क्या है, तो क्षेत्रमिति का हम लोग प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो क्षेत्रमिति का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? मापन का उपयोग करते हैं। तो आखिर मापन किसका करते हैं? तो मापन हम लोग क्षेत्रफल का करते हैं, परिमाप का करते हैं, आयतन का करते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का करते हैं इत्यादि आदि, जिसका मापन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आइए समझते हैं क्षेत्रमिति में कौन कौन होता है। अगर आप लोग को नोट डाउन करना है या स्क्रीनशॉट करना है तो ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर देखिएगा, क्षेत्रमिति में हम लोग दो चीज पढ़ते हैं। एक 2D पढ़ते हैं और एक 3D पढ़ते हैं। आइए अब जानते हैं ये D का मतलब, ये जो 2D लिखा होता है और ये 3D लिखा होता है, इसमें D का मतलब क्या होता है? D का मतलब ये होता है डायमेंशन या बीमाई, जिसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? बीमाई, डायमेंशन। ठीक है ना। तो हम D को क्या कहते हैं? बीमाई। और ये 2 का मतलब क्या होता है? जिसके 2 बीमाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? 2D कहते हैं। ठीक है ना। जिसकी 2 बीमाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? 2D कहते हैं। ठीक है ना। और 3D में क्या होता है? 3D। अब ये 3 का मतलब 3, डायमेंशन का मतलब बीमाएं, यानी जिसकी 3 बीमाएं हो उसे क्या कहते हैं? 3D कहते हैं। तो अब आइए जानते हैं अब 2D क्या होता है। 2D देखिएगा क्या होता है। ऐसी आकृति जिसे समतल पर प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसे समतल पर प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसे समतल पर प्रदर्शित कर सकते हैं। या एक और परिभाषा इसकी परिभाषा होती है, ऐसी आकृति जिसकी 2 बीमाएं में कौन सी? जिसकी 2 बीमाएं लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है,
तो अब देखिएगा ऐसी 2D क्या होता है, ऐसी आकृति जिसे समतल पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसी आकृति जिसे समतल पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और या तो दूसरी परिभाषा क्या, ऐसी आकृति जिसकी दो विमाएं में कौन, लंबाई और चौड़ाई होती है, उसे क्या कहते हैं, 2D कहते हैं। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं 2D में कौन कौन से फिगर होती है जिससे हम आकृति पर प्रदर्शित कर सकते हैं, जिससे किस पे प्रदर्शित कर सकते हैं, समतल पर। समतल का मतलब प्लेन, एक चीज। ठीक है ना। अब देखिए इसको किस पे प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे देखिएगा एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज को हम समतल पर आसानी से प्रदर्शित कर ले रहे हैं, तो ये कौन सी फिगर हुई आपकी, 2D हुआ। एक गोला हुआ, एक वृत्त हुआ, इसको क्या हम प्रदर्शित कर ले रहे हैं समतल, तो ये भी क्या हुआ आपका, एक क्या हुआ, ये 2D फिगर हुआ। एक वर्ग हुआ, तो इसको बताइएगा हम लोग क्या प्रदर्शित कर लेते हैं, देखिएगा आराम से प्रदर्शित कर लेते हैं। एक आयत हुआ, तो क्या हम इसको प्रदर्शित कर ले रहे हैं, एक आयत हुआ, इसको भी क्या कर लेते हैं, प्रदर्शित कर लेते हैं। तो ऐसी आकृति जिसे हम समतल पर प्रदर्शित कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, 2D फिगर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, 2D कहते हैं। ठीक है ना, 2D कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज हुआ, वृत्त हुआ, आयत हुआ, वर्ग हुआ। अब वर्ग में आप कहेंगे सर चतुर्भुज, तो चतुर्भुज भी क्या होती है, 4 ही भुजा होती है। ऐसी आकृति जिसकी 4 भुजाएं होती है, सभी आकृतियां क्या कहलाती है, वो चतुर्भुज कहलाती है। जिसकी 4 भुजाएं होती है वो सभी भुजाएं क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है। तो आप विशेषतर त्रिभुज, वृत्त और ये क्या है, वर्ग है, और ये क्या है, आयत है, जिसे हम आसानी से क्या कर लेते हैं, एक समतल पर प्रदर्शित कर लेते हैं। तो ऐसी आकृतियां जिसे हम समतल पर प्रदर्शित करते हैं उसे क्या कहते हैं, 2D फिगर कहते हैं। और 2D में कौन कौन, अब देखिएगा अब 2D में हम कौन कौन पढ़ते हैं, 2D में कौन कौन पढ़ेंगे, तो देख लीजिएगा, त्रिभुज पढ़ेंगे, उसके बाद वृत्त पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग, उसके बाद आयत पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे और चतुर्भुज पढ़ेंगे। ठीक है। इतना चीज हम लोग ये 2D में पढ़ेंगे। इतना चीज क्या पढ़ेंगे हम लोग, 2D में पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी, त्रिभुज पढ़ेंगे हम लोग 2D में, चतुर्भुज पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे और वर्ग पढ़ेंगे। ठीक है। इतना चीज तो हुआ आपका ये 2D का। तो इसी के साथ अभी पहले हम लोग समझ लेते हैं कि 3D में क्या क्या होती है, 3D की परिभाषा क्या होती है वो भी जान लेते हैं। उसके बाद फिर 2D को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग सभी लोग। अब आइए देखते हैं 3D। अब 3D में ये बताइएगा 3D की परिभाषा क्या होगा। अब कोई पूछेगा 3D की परिभाषा क्या होती है, तो देखिएगा अब आपको हम बताएं 3, और D का मतलब क्या होता है, डायमेंशन का मतलब क्या, विमाएं, और 3 विमाएं, जिसकी 3 विमाएं होती हैं। परिभाषा लिखिएगा, जिसकी 3 विमाएं, और विमाएं में कौन कौन, जिसकी 3 विमाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, उसे क्या कहते हैं, 3D कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, 3D डायमेंशन या 3 डायमेंशनल आकृति कहते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिएगा अभी आप 2D में पढ़े थे, उसकी 2 विमाएं होती थी, लंबाई और चौड़ाई होती थी। लेकिन 3D में क्या हुआ, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ क्या आपको मिलता है, ऊंचाई भी मिलता है। उसे ही क्या कहते हैं, 3D विमाएं, 3D डायमेंशनल 3D विमाएं कहते हैं, यानी 3D फिगर कहते हैं। अब एक और अगर परिभाषा आपसे, जैसे आप 2D का लिखे थे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ऐसी आकृति जिसे समतल पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, 3D कहते हैं। उसे 3D आकृति कहते हैं, 3D फिगर कहते हैं। ठीक है ना। तो ये बात हुई 3D की। अब आइए जानते हैं कौन ऐसी फिगर होती है जिसको हम समतल पर क्या प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं।
3D फिगर क्या होता है जिसे हम समतल पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। जैसे घरों में आप लोग सभी लोग देखे होंगे सिलेंडर जैसे को हम लोग यहाँ पे बेलन कहेंगे। तो सिलेंडर देखिएगा हम लोग नीचे वाला हिस्सा रख देते हैं, लेकिन कुछ ऊपर क्या होता है, उठा होता है कि नहीं बताइएगा, खड़ा होता है। तो उसमें क्या होता है, एक ऊंचाई होता है। तो अब बताइए कि इसको हम प्रदर्शित कर पा रहे हैं, आसानी तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो बेलन क्या हुआ, बेलन उसी को हम सिलेंडर को ही क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। तो बेलन में क्या होता है, बेलन में नीचे का हिस्सा तो समतल पर रखा हुआ, लेकिन उसकी जो ऊंचाई होती है क्या होती है, ऊपर उठी होती है। फिर उसके बाद देखिएगा घनाभ में घन में देखिएगा, घनाभ में घन में देखिएगा ठीक है। तो देखिएगा अब इसमें देखिएगा ये L हो गया आपका, ये भी हो गया। अब ये क्या हो गया आपका, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें देखिएगा इसमें ये देखिएगा आकृति, ये क्या हुआ है, उभरा हुआ है। ये क्या है, आकृति उभरा हुआ है। जो जैसे मान लीजिए आप लोग लूडो छक्का खेलते हैं, वो क्यूब होता है। तो उसमें क्या होता है, सारी हिस्सा दिखाई देती नहीं, दिखाई देती है आपको, और उसमें कुछ हिस्सा क्या होते हैं, उभरी होती हैं। तो जिसे आसानी भाषा में कह सकते हैं, जिसे हम समतल पर प्रदर्शित नहीं कह सकते हैं, उसे क्या कहते हैं 3D फिगर कहते हैं, ठीक है ना। इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ क्या होती है, एक्स्ट्रा मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हुई आपकी, ये क्या हुई 3D हुई, ये क्या हुई आपकी 3D हुई। नोट कर लीजिएगा, जिसकी 3 विमाएँ चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई होती है, उसे क्या कहते हैं, 3D विमाएँ, 3D फिगर कहते हैं। ऐसी आकृति जिसे समतल पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, उसे भी क्या कहते हैं, 3D आकृति कहते हैं, ठीक है। इतना तो हो गया। अब नोट डाउन करके आप लोग ये कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक। आप आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं, अब धीरे धीरे हम बढ़ते हैं। अब 2D से स्टार्ट करते हैं आपको, और थोड़ा सा जल्दी करते हैं कि जो एग्जाम में पूछा जा रहा है आपका सवाल आने वाले समय में छूटे ना, ठीक है ना। ठीक है। अब देखिएगा 2D हम स्टार्ट करते हैं, और 2D में हम क्या स्टार्ट करते हैं, त्रिभुज। क्या स्टार्ट करते हैं, त्रिभुज हम स्टार्ट करते हैं 2D में, और 2D में स्टार्ट करते हैं त्रिभुज। अब आते हैं, पहले देखते हैं त्रिभुज क्या कहलाती है, त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है। देखिएगा त्रि का मतलब क्या होता है, 3। त्रि का मतलब क्या होता है, 3। भुज का मतलब क्या होता है, भुजा। यानी कहने का मतलब क्या, ऐसी आकृति जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ऐसी आकृति जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो देखिएगा त्रि का मतलब क्या होता है, 3। आप लोग हिंदी में पढ़ेंगे, त्रि का मतलब 3, भुज का मतलब भुजा। ऐसी आकृति जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो आइए नोट करके परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। ऐसी आकृति जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, जिसकी तीन भुजाएं होती हैं, उसे ऐसी आकृति जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे फिर चलते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा अब त्रिभुज का बंटवारा होता है। यहां से क्या होता है, त्रिभुज का बंटवारा। अब त्रिभुज का बंटवारा होता है, तो त्रिभुज का बंटवारा कैसे कैसे होता है। तो देखिएगा त्रिभुज का बंटवारा आपका कोणों के आधार पे होता है, कोणों के आधार पे होता है। किसके आधार पे होता है, तो पहला कोणों के आधार पे होता है, दूसरा भुजाओं के आधार पे होता है, भुजाओं के आधार पे होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा त्रिभुज की बंटवारा किससे होती है, तो कोणों के आधार पे होती है, भुजाओं के आधार पे होती है, तो
तो अब देखिए भुजाओं के आधार पे होती है और कोणों के आधार पर। हमें ये कोणों के आधार पे यहाँ पे नहीं पढ़ना है, हमें ये कोणों के आधार ज्योमेट्री यानी रेखा गणित में जिसको ज्योमेट्री बोलते हैं, किसमें, जियोमेट्री में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। हमें किस में पढ़ना है, ये ज्योमेट्री में पढ़ना है। हम लोग को मेंसुरेशन में किसका पढ़ना है, भुजाओं के आधार पे। तो आइए अब देखते हैं भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखिएगा पहला विषमबाहु, विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे समबाहु, समबाहु, समबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा पढ़ लेंगे हम लोग क्या, समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे। और भी पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं, लेकिन विशेषता क्या होती है, तीन ही होती है, ठीक है, विषमबाहु, समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, समद्विबाहु, समकोण त्रिभुज, समकोण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं समबाहु त्रिभुज, कौन सा, विषमबाहु, सॉरी यार, कौन सा, विषमबाहु त्रिभुज स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं अब विषमबाहु त्रिभुज। अब देखते हैं कि त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, पहले ये समझेंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे तब कैसे बताएंगे कि विषमबाहु क्या होता है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग ये समझे कि त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक त्रिभुज को बनने के लिए क्या क्या जरूरत होती है, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिएगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये त्रिभुज है, ये क्या है आपकी एक त्रिभुज है, ये क्या है आपकी एक त्रिभुज है, ठीक है। ये एक त्रिभुज हो गई, इसकी कोई भुजा बराबर नहीं, हम मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है ना। ये ए बी सी हो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे ये क्या है होता है, ये शीर्ष होता है। ये क्या होता है आपका, जो दो बिंदु, दो भुजाओं का मिलान होता है उसे क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, ठीक है ना। और भुजा, अब माप इसकी कैसे करते हैं, तो ए जो शीर्ष है इसके सामने वाली भुजा की लंबाई हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, स्मॉल ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, स्मॉल ए। बी शीर्ष के सामने वाली भुजा की लंबाई को क्या मान लेते हैं, हम बी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। सामने वाली भुजा की लंबाई को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। और ये सी है शीर्ष, इसके सामने वाली भुजा की लंबाई को क्या मान लेते हैं, हम सी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक है। तो सी मान लेते हैं। अब देखिएगा आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपसे अब देखिएगा, अब पूछता है कि जैसे भुजा की कुछ भी लंबाई दे देता है तो क्या उसमें पहचानना होता है कि कौन सी ऐसी जो भुजा की आकृति भुजा की लंबाई दी हुई है उससे क्या त्रिभुज बन सकता है कि नहीं। तो पहला नोट देखिएगा, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो देखिएगा अगर दो भुजा हम किसी को ले लेते हैं, ए और बी ले लेते हैं, ए और बी, ठीक है ना। तो ये तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी, हमेशा क्या होगी, ये बड़ी होगी। ए प्लस बी का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ी होगी, ठीक है। फिर देखिएगा इसका 3 होगा, देखिएगा फिर देखिएगा क्या होगा। अब ए बी ले लिए, फिर आगे क्या ले लेते हैं, ए बी ले लिया हम, तो फिर क्या अगला लेते हैं, बी प्लस सी। दो भुजा सभी भुजाओं से चेक करना है हमें। तो ए बी, फिर हो गया बी सी, और ये किससे होगी बताइएगा, ये किससे होगा, आपका ए से, ठीक है। तीसरा लिखिएगा, तीसरा क्या होगा आपका, तीसरा क्या होगा, बी सी ले लिए, तो अब क्या बचा, सी और ए। अब क्या बचा आपके पास, सी ए और ए। ये भी क्या, ये किससे होगा, बी। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप को हम कैसे चेक करते हैं, तो त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। तीसरी भुजा से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। त्रिभुज की कोई भी दो भुजा लेंगे और उसकी तीसरी भुजा से क्या होगी, दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होगी। तो यहाँ पे आप लोग नोट भी कर सकते हैं पहला में प्रॉपर्टी में क्या, कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है, तीसरी भुजा से बड़ी होती हैं।
और इसी के नीचे आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या नोट डाउन करना है? a प्लस बी ग्रेटर देन सी, फिर क्या b प्लस सी ग्रेटर देन क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा a, और ये क्या हो जाएगा c प्लस a ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा b। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी बताते हैं आपको, दूसरी प्रॉपर्टी बताते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मिटाते हैं, फिर चलते हैं आगे। फिर अब इसका दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है, तीसरा प्रॉपर्टी ये होता है, त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है। तीसरी भुजा से क्या होती है? छोटी होती है। तीसरी भुजा से क्या होती है? छोटी होती है। अब आइए देखते हैं क्या होती है। तो अब मान लीजिए दो भुजा ले लेते हैं a और b। अब इसका अंतर क्या? अब अंतर ले लेते हैं, तो हो सकता है कि b बड़ा भी हो सकता है a बड़ा हो। अगर बड़ा b होगा तो माइनस में आएगा, इसलिए हम इसको किस में ले लेते हैं? मॉड में ले लेते हैं। क्या किस में ले लेते हैं? मॉड में ले लेते हैं। मॉड में अगर माइनस में है तो बाहर मॉड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो a माइनस बी, अब इसकी तीसरी भुजा से क्या होगी? छोटी होगी, तो तीसरी भुजा कौन हो जाएगी? c। ठीक है ना। इसी प्रकार आगे भी क्या होगी? b माइनस सी, और इसकी तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? a हो जाएगी, और इसकी तीसरी भुजा अब क्या होगी? तो c माइनस सी, अब इसकी तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? b। ठीक है ना। तो नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से समझते चलिएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब अगला सवाल आपका होता है क्या? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज को अब चालू करते हैं और पहला स्टार्ट करते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज देखिए चालू करते हैं। ये विषमबाहु त्रिभुज है आपका। ठीक है, ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, और ये क्या हो गया? c हो गया। ठीक है ना, c हो गया। ठीक है, और फिर देखिएगा एक मिनट, विषमबाहु त्रिभुज के पहले एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए हैं। एक चीज़ बताना हम आपको ये भूल गए हैं, देखिएगा थोड़ा सा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। एक चीज़ बताना हम लोग आपको ये भूल गए हैं कि एक त्रिभुज में तो भुजाओं का तो प्रॉपर्टी बता दिए हैं, लेकिन एक त्रिभुज में क्या क्या हो सकते हैं। देखिएगा, एक त्रिभुज में आपको कितने शीर्ष दिखाई दे रहे हैं? तो एक त्रिभुज में हमेशा आपको कितने शीर्ष दिखाई देंगे? 3 शीर्ष दिखाई देते हैं। कितने शीर्ष? 3 शीर्ष होते हैं। एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद त्रिभुज में कोण होते हैं, तो देखिए कौन कौन, तो अब पूछा जाएगा आंतरिक, त्रिभुज में आंतरिक कोण होते हैं, तो कौन कौन से कोण होते हैं? कितने कोण आंतरिक होते हैं? तो देखिएगा, ये 1 है, ये 1 हो गया, ये कितने हो गए? 2 हो गया, और ये कितना? 3 हो गया। ठीक है ना। तो कोण भी कितने होते हैं? 3। तो जितने शीर्ष उतने कोण, तो 3 क्या होते हैं? 3 कोण भी होते हैं। क्या होते हैं? 3 कोण होते हैं। ठीक है ना, 3 कोण भी हो गए। अब इन 3 कोणों का योग कितना होता है? कोण का योग कितना होता है? तो अगर हम मान लेते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तो कितना होता है? इसका योग कितना होता है? 180 अंश का होता है। 3 कोण होते हैं, आंतरिक कोण कितने होते हैं? 3 होते हैं, तो उसका योग कितना होता है? 180 होता है। फिर आगे देखते हैं। अब पूछा जाएगा एक शीर्ष में अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है, यानी जितनी कितना लंब डाला जा सकता है। तो जितनी शीर्ष उतनी ही क्या लंब डाला जा सकता है। तो अधिक 3 लंब डाला जा सकता है। 3 लंब डाला जा सकता है। 3 लंब डाला जा सकता है। ठीक है ना। जितनी शीर्ष होती है उतनी लंब डाल। जैसे ये शीर्ष है तो इसके सामने वाले भुजा पे हम क्या कर लंब डाल दिए, और ये लंब कितने का होता है? 90
डिग्री का होता है। कितने का? तो फिर देखिए ये शीर्ष सी है, इसके सामने वाली भुजा पे जब लंब हम डालते हैं तो ये कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये ए है शीर्ष, इसके सामने वाली भुजा पे हम डालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का। तो कितने शीर्ष हो गए बताइएगा? तो तीन शीर्ष से 3 लंब डाला गया। नहीं तो आपसे पहला पॉइंट क्या? 3 शीर्ष। त्रिभुज में कितने शीर्ष हो सकते हैं? 3। कितने कोण हो सकते हैं? 3। और उन कोणों का योग कितना हो सकता है? 180। एक त्रिभुज में कितने लंब डाला जा सकता है? तो 3। ठीक है ना, इतना बात उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे अब चलते हैं, अब आपको आगे बताते हैं कि विषमबाहु क्या होता है। ठीक है ना, विषमबाहु। ठीक है, ये ए बी सी, सामने वाली शीर्ष ए के सामने वाली भुजा कौन हुई? ए हुई। ये सामने वाली बी के सामने कौन सी भुजा हुई? बी हुई। सामने वाली सी के सामने की भुजा कौन सी हुई? सी हुई। ठीक है ना, तो अब देखिएगा आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। अब जब 2D चालू करते हैं हम लोग, तो 2D में पहले तो जानते हैं 2D में हमें क्या पूछा जाता है, हमसे क्या क्या पूछा जाता है। तो 2D में देखिएगा हम लोगों से 2 चीज़ पूछा जाता है। 2D में हमसे क्या क्या पूछा जाता है? तो 2D में हमसे क्या क्या पूछा जाता है? एक तो क्षेत्रफल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? एक क्षेत्रफल पूछा जाता है, एरिया पूछा जाता है। दूसरा परिमाप पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? परिमाप पूछा जाता है। क्षेत्रफल पूछा जाता है और परिमाप, जिसको पेरीमीटर बोलते हैं, क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं। ठीक है ना, तो अब हम लोग पहले यही क्यों नहीं जान लेते क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है। ठीक है ना, क्षेत्रफल जान लेते हैं और परिमाप क्या होता है। ठीक है ना, तो देखिए पहले हम लोग परिमाप जानते हैं। ठीक है ना, परिमाप क्या होता है? परिमाप, तो परिमाप देखिएगा, परिमाप ये एक त्रिभुज है, ये मान लीजिए कोई भी आकृति हो, सबके लिए बता रहे हैं परिमाप क्या होता है। सुनिएगा सभी लोग, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये क्या है आपका? सी है। तो हम इस ए बिंदु से चलना स्टार्ट करते हैं, ए बिंदु से चलना स्टार्ट करते हैं और बी से होते हुए सी पे पहुंचते हैं और सी से होते हुए कहाँ पे पहुंच जाते हैं? ए पे पहुंच जाते हैं। तो यही क्या होती है? आपकी परिमाप होती है। कहने का मतलब परिमाप का मतलब ये होता है, परिमाप का मतलब ये होता है जिस आकृति में जितनी भुजाएं होती हैं, जिस आकृति में जितनी भुजाएं होती हैं, उन सभी भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। हम यहाँ से चले, ए से चले बी पे पहुँचे, बी से चले सी पे पहुँचे, सी से चले कहाँ पे पहुँचे? ए पे पहुँचे। यानी कहने का मतलब ये त्रिभुज की जितनी भुजाएं हैं, त्रिभुज की जितनी भुजाएं होंगी, वर्ग की जितनी भुजाएं होंगी, वर्ग की, और एक होता है वृत्त होता है, तो वृत्त में उसके चारों, एक वृत्त को पूरा करने में जितना दूरी होता है वही क्या होता है? परिमाप होता है। यानी कहने का मतलब ये कि जिस आकृति में जितनी भुजाएं होती हैं वही क्या होती है? उसकी परिमाप कहलाती है। तो परिमाप का परिभाषा क्या होता है? परिमाप में क्या होता है? तो सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। ठीक है ना, अब रही बात क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिएगा जो आकृति होती हैं तो परिमाप तो साइड वाला हो गया, यानी सब चारों तरफ की लंबाइयाँ होती है, यानी दूरी होती है। अब क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल वो होता है जो परिमाप के जो बीच का हिस्सा होता है। ये मान लीजिए ये परिमाप हो गई, सभी भुजाओं का योग परिमाप हो गया। अब इसके जो बीच का ये हिस्सा है यही क्या कहलाता है? आपका क्षेत्रफल। क्या कहलाता है? आपका क्षेत्रफल कहलाता है। यानी बीच का हिस्सा ही क्या कहलाता है? आपका क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, जैसे आपका खेत है और ये मान लीजिए खेत है आपका, ये ए हो गया और ये क्या हो गया? आपका बी हो गया, खेत हो गया। तो अगर इसका परिमाप पूछेगा तो ये क्या होता है? परिमाप क्या? आयत की सभी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। तो अब देखिएगा परिमाप पूछेगा तो क्या हो जाएगा?
ये क्या हो जाए, देखिएगा सॉरी यार थोड़ा सा हम गलत लिख दिए हैं, ए और ये क्या है बी है, ठीक है ना। परिमाप अगर पूछेगा तो 2a 2b हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्षेत्रफल क्या, इसके बीच का हिस्सा होता है वही। जैसे हम लोग खेतों में जाते हैं, खेत में अन्न कहाँ पे उगाया जाता है, जब आपसे कोई भी पूछता है कि खेतों में हम लोग अन्न कहाँ पे उगाते हैं, तो क्षेत्रफल अपने एरिया पे क्या उगाते हैं, अन्न उगाते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग जमीन खरीदते हैं, आजकल ट्रेंड चला हुआ है जमीन खरीदना वाला, तो जमीन हम खरीदते हैं तो जमीन में हम कहाँ पे घर बनवाते हैं, तो अपने एरिया में घर बनवाते हैं। कहाँ पे बनवाते हैं, एरिया में बनवाते हैं। अगर मान लीजिए घर में हमको टाइल्स लगवाना है तो टाइल्स हम कहाँ पे लगवाते हैं, अपने एरिया पे लगवाते हैं, ठीक है ना। अगर कोई पूछ दिया, अगर कोई आपसे अगर ये बात सवाल पूछा कि अगर हमको पेड़ लगाना है, क्या लगाना है, पेड़ लगाना है, तो और हम पेड़ कहाँ पे लगाएंगे, आप कोई भी लड़का बता सकता है आंसर क्या हो सकता है। तो पेड़ हम लोग अब उसके परिमाप पे लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं, किनारों किनारों, अपने खेत की तरफ जाने देखिएगा कि पेड़ कहाँ पे लगाया जाता है, बीच में नहीं लगाया जाता, कहाँ पे लगाया जाता है, किनारों किनारों पे लगा। और किनारे किनारे का हिस्सा को क्या कहते हैं, ये सारी भुजाओं को क्या कहते हैं, परिमाप। तो पेड़ कहाँ पे लगाया जाता है, तो किनारों किनारों पे लगाया जाता है। तो बात से हमें उचित, आप उम्मीद कर सकते हैं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, जो खेत का हिस्सा होता है, खेत के हिस्सा के बीच के जो हिस्सा होता है वही क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग को ही क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। सभी भुजाओं के योग को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं, ठीक है ना। परिमाप सभी भुजाओं के योग को, और क्षेत्रफल परिमाप के अंदर जो हिस्सा वाला है यानी बचा हुआ हिस्सा को ही क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कह लेते हैं। आइए आगे अब देखते हैं कि अब विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। विषमबाहु त्रिभुज की पहले परिभाषा लिख लीजिएगा, ऐसा देखिएगा। विषमबाहु त्रिभुज, विषम का मतलब अलग अलग, क्या होता है, विषम का मतलब क्या होता है, अलग अलग, क्या होता है, अलग अलग, अलग अलग। बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा होता है। बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा होता है। ऐसी आकृति जिसकी भुजाएं अलग अलग होती हैं उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसी आकृति जिसकी अलग अलग भुजाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहती हैं। तो परिभाषा लिख लीजिएगा विषमबाहु की। ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग होती हैं, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये तो हो गया विषमबाहु त्रिभुज का परिभाषा हो गया। अब आपसे क्या पूछेगा, 2D में क्या पूछता है, परिमाप और क्षेत्रफल पूछता है। तो इसका ये परिमाप जानते हैं क्या होगा, परिमाप की अभी आपको परिभाषा बताएं, सभी भुजाओं का योग होता है। क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। तो अब देखिएगा परिमाप क्या होता है आपका। तो परिमाप देखिएगा, सभी भुजाएं कौन है आपकी, AB है, AB प्लस में BC प्लस में CA। अब ये बताएगा, अब AB की लंबाई कितनी है, C है, BC की लंबाई कितनी है, A है, और CA की लंबाई कितनी है, तो B है। तो हम इसको उचित ढंग से लिखें तो क्या होगा, A प्लस B प्लस C। उसके बाद अब आगे देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है देखते हैं, क्षेत्रफल देख लेते हैं क्या होता है। तो क्षेत्रफल देखिएगा, क्षेत्रफल देखिएगा, क्षेत्रफल जिसको हम किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं, एरिया, ठीक है ना। तो अब क्षेत्रफल क्या होता है, तो आइए देखते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। देखिएगा क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल देखिएगा जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। मानो कहने का मतलब किसी भी त्रिभुज के लिए ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लागू होता है। तो क्या होता है देखिएगा फॉर्मूला, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अंडर रूट में क्या होता है, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस
सी। इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज हो सकता है। और इस सूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? हीरोन सूत्र बोलते हैं। हीरोज नहीं बोलते, हीरोन्स सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हीरोन्स। हीरो सब कोई बोलता है, लेकिन इसका नाम ओरिजिनल क्या? हीरोन्स सूत्र होता है। क्या होता है? हीरोन्स। अब आइए जानते हैं हीरोन सूत्र में ये क्या, यस क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा यस क्या होता है? तो ये अर्ध परिमाप होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। तो हम अब यस निकालेंगे कैसे? कहीं तो दिखाई तो दे नहीं रहा है, तो अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे? तो ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा परिमाप, और परिमाप का क्या है? अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा, यानी परिमाप का आधा। तो यस बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया? अर्ध परिमाप। तो ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है? त्रिभुज की क्या होती है? ए बी सी क्या होती है? त्रिभुज की भुजाएं। ए बी और सी क्या होती हैं? त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। त्रिभुज की भुजाएं। नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिएगा, अब एक तो त्रिभुज का ये फार्मूला हुआ क्षेत्रफल निकालने के लिए, और आगे चलते हैं। त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल निकालने के लिए एक और फार्मूला होता है। क्या होता है वो भी देख लीजिएगा। क्षेत्रफल का फार्मूला निकालने के लिए एक और होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है? इस फार्मूले से भी आपका क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है ना, क्या निकल जाएगा? आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिएगा, एक और फार्मूला होता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है? देखिएगा, 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। यानी इसका मतलब, क्षेत्रफल निकालने का मतलब क्या होता है? किसी भी त्रिभुज के लिए दो भुजाएं दिया हो और क्या दिया हो? कोण दिया हो, तो वहां से हम भी क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल। जैसे ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसकी भुजा ए है, ये बी है, और इसके बीच का कोण कोई दे दिया हुआ है, तो हम इसका क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो ये हुआ आपका विषमबाहु त्रिभुज। ये क्या हुआ आपका? विषमबाहु त्रिभुज। नोट डाउन।